हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो इन क्लासेस को सुबह 11:30 बजे अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, सिलेबस देखिएगा, इसी आधार पर सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हर एक सवाल का आंसर भी आप लोग देते हुए चलिएगा और पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। कैलाश नाथ काटजू के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रैजादा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भारत का मूल संविधान है ये साथियों प्रेम बिहारी नारायण रैजादा के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? बताइए। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और आपका दिया है सरस्वती। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई है, ये आपका जो है सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखें, जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, और बात करें दोस्तों गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब हुई? 1925 में, 27 में, 21 में और आपका दिया है 1915 में। सवाल नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। बताएं, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब हुई? सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों याद रखें, ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम शाहनी के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? दयाराम शाहनी के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? मेसोपोटामिया, सिंधु, फारसी, मिस्र। चलिए कोशिश करें आंसर देने के लिए एक बार सभी साथी। चलिए भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। और जो भी साथी आपके दोस्त, आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। निम्न में से सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य भोजन क्या था? चावल, चावल और गेहूं, चावल और जौ, गेहूं और जौ। बताइए साथियों, आप देखोगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। जो भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल भाई राइट हो जाएगा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थी उसमें आपका गेहूं आता है, जौ आता है, कपास हो गया, रागी हो गया, खजूर हो गया और मटर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गेहूं और जौ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, घोड़े के अवशेष से सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलते हैं? यानी घोड़े के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलते हैं? लोथल से, कालीबंगा से, सुरकोटदा से, बनावली से। एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए सभी प्यारे साथी। चलिए सवाल नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? आंसर दीजिएगा सभी दोस्त, बताइएगा, फटाफट आंसर करें। साथियों यहाँ पर आपका जो सुरकोटदा दिया है यही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, सुरकोटदा जो है आपका कहाँ पर स्थित था? ये आपका गुजरात राज्य में था। कहाँ पर भाई? गुजरात राज्य में स्थित था। और यहीं से साथियों घोड़े के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। साथियों लोथल भी आप सभी जानते हैं एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये कहाँ पर स्थित था? ये भी साथियों आपका गुजरात में स्थित था। और कालीबंगा दोस्तों ये आपका राजस्थान में स्थित था। ठीक है, पूछा जाता है सवाल तो याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लाहू किस राज्य की नृत्य शैली है? मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और आपका केरल दिया है। चलिए कोशिश करें, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और आपका
केरल। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट है। लाहो साथियों किस राज्य की नृत्य शैली है, तो ये आपका मेघालय राज्य की नृत्य शैली है। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और आपका दिया है केरल में। एक बार सभी प्यारे साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं उड़ीसा राज्य पर वो भाई बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। नुआखाई त्योहार जो है ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। और साथियों उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? एक इन कस्टडी साथियों उपन्यास है, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? एक बार सभी साथी आंसर करें। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिएगा, आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करिएगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं अनीता देसाई, अनीता देसाई पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, इनमें से कोई नहीं। प्रयास करें, कोशिश करें, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर लग चुका है साथियों। आपका जो ये टिहरी बांध है, कौन सा भाई? टिहरी बांध जो है ये भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 855 मीटर। कितनी? 855 मीटर। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और कहाँ पर स्थित है साथियों? ये आपका साथियों उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए। चलिए, 1950 में, 51 में, 52 में, 1952 में। आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, एक बार कोशिश करिएगा, प्रयास करिए। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भाई यहां पर देखिएगा साथियों, 6 अप्रैल 1952। जो भी दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल यहां पर राइट है साथियों। वित्त आयोग की स्थापना जो है 6 अप्रैल 1952 को हुई थी। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहां पर राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 12। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स गैस, बताइए। अग्निशमन के लिए जो है, यानी आप बताइएगा यहाँ पर जो है आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए कोशिश करें, आपका सही आंसर क्या भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है, CO2 जिसे बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों करती क्या है? ये जो है आप कह सकते हो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति को रोक देती है। ठीक है, अगला सवाल, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बता दीजिए आप लोग। CK नायडू हैं, रंगनाथ मिश्रा, अमर्त्य सेन, CV रमन। चलिए कोशिश करिएगा, भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। CV रमन थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा जो है साथियों रमन प्रभाव की खोज करी गई थी। ठीक है, इनके द्वारा साथियों रमन प्रभाव की खोज करी गई थी, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट है। और साथियों प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को, कब भाई? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ पर 14 आपकी स्क्रीन पर है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बता दीजिए आप लोग। चलिए, विद्युत मिश्रा, राकेश शर्मा, कमलेश त्रिपाठी, ईश कुमार वैद्य। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा साथियों, राकेश शर्मा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रसिद्ध तबला वादक थे? हरिप्रसाद, भीमसेन जोशी और अल्लाह रखा दिया है, TN कृष्णन दिया है। एक बार कोशिश करें आप लोग, प्रसिद्ध तबला वादक का नाम बताइए। चलिए, आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करिएगा। तो अल्लाह रखा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये जाकिर हुसैन के पिताजी थे, जाकिर हुसैन के जो है पिताजी थे। और जाकिर हुसैन आप सभी जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जाकिर हुसैन के दोस्तों पिता थे, अल्लाह रखा। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य, बताइए।
कौन सा साहित्य जो है संगम साहित्य के रूप में जो है फेमस है? आप सभी दोस्त यहाँ पर प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। बताइए। अब साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिल साहित्य। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? सवाल नंबर 17 का राइट आंसर बताइए, आप लोग कोशिश करें। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? चलिए, फिरदौस शाह, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी। आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है पहली बार भारत पर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन सेकंड राइट है। कब किया गया था साथियों? 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में। सवाल नंबर आपका 18 है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। चलिए, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। सही उत्तर क्या है कोशिश करिएगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पर बता रहे हैं एच.सी. मुखर्जी, कौन भाई? एच.सी. मुखर्जी, वो यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? चलिए, सभी साथी यहाँ पर आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अमेजन, नील, कांगो और आपका दिया है नाइजर। तो साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कांगो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें सभी साथी। भाई सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर जो भी सवाल कवर किए जा रहे हैं साथियों बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा। देखिए, बहुत सारे चैनल पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन देखिए ये यूट्यूब की दुनिया भाई, यहाँ पर आपको विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग PY को जरूर देखिएगा, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जो भी चीज़ें यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, सारे कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है? कोशिश करें आंसर देने के लिए, बताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, बताइए। आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहां पर देखें, सवाल नंबर 21। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? जोसेफ स्टालिन, लियोनिड ब्रेजनेव और यहाँ पर दिया है व्लादिमीर निकिता खुश्रेव। बताइए आपका सही आंसर दोस्तों क्या है? जोसेफ स्टालिन। ठीक है, आपका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पर ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल है ये किस देश से अपनाया गया था भारत में, तो ये आपका रूस से अपनाया गया था। ठीक, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील। आपका सही आंसर क्या है? एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। तो भाई जो भी साथी बता रहे हैं लोहा, निकेल और क्रोमियम, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? चलिए, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलस और आपका दिया यूरेटर। आपका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है आपका नेफ्रॉन। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गुर्दे की निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं क्या कहलाती हैं साथियों? नेफ्रॉन कहलाती हैं। सवाल नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देखिएगा, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए और ऊंचाई कितनी है ये भी आप आंसर कर सकते हो। चलिए, तो भाई देखिएगा आपका जो सही आंसर हो जाएगा एकांगुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। और इसकी ऊंचाई कितनी साथियों? 6,962 मीटर, लगभग 6,962 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगला सवाल, केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, मैसूर में और आपका दिया है भोपाल। एक बार कोशिश करें आंसर दीजिए। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों आपका कहाँ पर है? मैसूर में स्थित है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? 26 का आंसर बताइए। प्रोटीन का पाचन जो है अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? चलिए,
आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ग्रहणी में, आपका सही आंसर क्या है एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई, तो साथियों जो प्रोटीन का पाचन होता है ये आपका छोटी आंत में होता है। कुछ लोग बता रहे होंगे बड़ी आंत, लेकिन उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं बताइए। 14 नवंबर को, 4 दिसंबर को, 12 जनवरी को, 1 सितंबर को। चलिए, विश्व मधुमेह दिवस जो है कब मनाया जाता है साथियों, ध्यान रखें प्रत्येक वर्ष जो है 14 नवंबर को, कब भाई 14 नवंबर को जो है विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है यही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सा जो है भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद, बताइए। सभी लोग आंसर करिएगा साथियों। जो पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं उनका नाम है, पहला आपका ग्राम पंचायत होता है, कौन सा ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद पंचायत समिति होता है, उसके बाद जिला परिषद होता है। लेकिन साथियों ये आपका जो नगर परिषद दिया है ये आपका पंचायत के अंतर्गत नहीं आता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, क्योंकि साथियों ये जो नगर परिषद है ये आपका एक शहरी निकाय होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए सभी साथी, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की राइटर कौन है, कोशिश करें आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, तो भाई देखिए आपका जो सही आंसर है साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये सारी पुस्तकें जो है किसकी हैं, कवि कालिदास की हैं। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना की गई है। आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में। चलिए, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना जो है करी गई है कहाँ पर। तो साथियों इसकी स्थापना जो है 1927 में करी गई। कहाँ पर साथियों, प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहा आपका 31 नंबर का सवाल, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। ज्वार, मक्का, चना, गेहूं, बताइए। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। कोशिश करिए आंसर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए भाई। तो आप कहोगे सर गेहूं और गन्ना का। क्या भाई, गेहूं और गन्ना का। तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या भाई, ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, भारत में जो है साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था, बताओ। साइमन कमीशन भारत कब आया था, सीधा सवाल पूछ लिया जाता है पेपर में। आंसर दीजिएगा एक बार सभी प्यारे साथी। चलिए साथियों, साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है वैदिक भारत में अश्वमेघ अनुष्ठान से संबंधित था। आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा अश्वमेघ यज्ञ के बारे में। तो बताइए इससे संबंधित कौन सा जो है जानवर था या पशु था। हाथी, घोड़ा, बकरा और आपका बैल। तो आप सभी जानते हैं साथियों घोड़ा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर लगभग जो है 80% स्टूडेंट को पता होगा। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख जो है सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। चलिए बताइए, आंसर करिए फटाफट। कौन सा शिलालेख जो है सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। तो वो है दोस्तों आपका रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। कौन सा, रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन जो आपका ए दिया है यही बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इब्न बतूता भारत कब आया था, एक बार कोशिश करिए आंसर दीजिए। चलिए, इब्न बतूता भारत कब आया था। 1327 में, 1333 में, 1336 में, 1300 का दिया है 42 में। कोशिश करिए आंसर दीजिए आप लोग, बताइए। तो भैया आपका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1333 होगा। क्या भाई, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और दोस्तों कहाँ से आया था, मोरक्को से। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, 36 का आंसर करिए। झीलों को अध्ययन को जो है क्या बोलते हैं,
लिम्नोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, फाइकोलॉजी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो लिम्नोलॉजी होता है साथियों, क्या भाई, लिम्नोलॉजी इसको बोलते हैं झीलों के अध्ययन को। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, रबी की फसल की बुआई की समय अवधि क्या होती है, यानी किस सीजन में जो है रबी की फसलों की बुआई की जाती है। जून से जुलाई, मार्च से अप्रैल, अक्टूबर से नवंबर, जून से सितंबर। कोशिश करें आंसर दीजिएगा और बताइएगा रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है साथियों कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो रबी की जो फसल होती है साथियों, वो आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, ये फसलें होती हैं। और इनकी बुआई कब होती है दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर में। कहाँ भाई, अक्टूबर से नवंबर में। ऑप्शन आपका जो थर्ड दिया है यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रबी की फसलें यानी दोस्तों आप कह सकते हो सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं। जो भी दोस्त गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, बताइए। फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। 52 है, 61 है, 100 है, आपका देहा 47। आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 52, ठीक है। अगला सवाल, राष्ट्रीय महत्व की स्मारक की सुरक्षा रख रखाव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। 48 में, 49 में, 50 में और आपका दिया है 51 में, बताइए। चलिए, सही आंसर क्या है आप लोग आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या भाई, आर्टिकल 49 में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये जो है राज्य का दायित्व होता है कि ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करे आर्टिकल 49 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये रहा आपका अगला सवाल, आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। और साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है। वुड डिस्पैच जो है शिक्षा सुधार आयोग भारत में किस वर्ष आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी जानते हैं जो क्वेश्चन नंबर लास्ट होता है इसका आंसर आप सभी को देना होता है। एक बार सभी स्टूडेंट कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए, पूरा प्रयास करिएगा। और ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करिएगा ज़रूर। और इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें जिससे और भी बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।